निकुंज भी आ गए स्टूडियोज में और उनसे भी चर्चा आगे लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, बाजार पे हम आपसे व्यू लेंगे एक बार, बट कल जो है 24 घंटों में फिर हमने सरकार से की तरफ से काफी कदम देखे। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो आम आदमी को इम्पैक्ट कर रही है, उसको पहले स्टील से चालू हुआ था, कल चीनी की भी एक खबर आ ही गई, मॉनिटरी मैकेनिज्म, फिर ऑयल के ऊपर भी आ गई। तो आप इन सारे मेजर्स को कैसे देख रहे हैं? ये मैसेज क्या जा रहा है बेसिकली बाजार में? महंगाई 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 को कम करिए, और ये सिंपल मैसेज है। इसके अंदर कोई सोचने वाली बात नहीं है। महंगाई जो है इस समय कई जगहों पे कुछ चीज़ों में हाथ से निकल गई है, और महंगाई को कम करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। महंगाई का सीधा प्रभाव सेंटिमेंट पर आता है, डिमांड पर आता है, इन्फ्लेशन पर आता है, और सीधा इम्पैक्ट उसका बाजार पे आता है। तो महंगाई को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और सरकार जो कर रही है महंगाई को कंट्रोल कर रही है। समझना यह है कि भाई आप महंगाई जो सरकार कंट्रोल कर रही है उसमें क्या दो तरीके हैं महंगाई को कम करने के। या तो प्राइस कम होंगी अंडरलाइन कमोडिटीज़ की, या फिर अंडरलाइंग डिमांड कम होगी। अंडरलाइंग डिमांड जब कम होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आता है, स्लो डाउन होता है। और अगर आप सप्लाई बढ़ा देते हैं, जो सरकार इसमें ट्राई कर रही है, तो प्राइस सप्लाई बढ़ा करके सरकार कम कर रही है। स्टील के अंदर जैसा उन्होंने करा, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया तो लोकल स्टील अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। शुगर में वही करा है, और जो एडिबल ऑयल में उल्टा करा है, आपने इंपोर्ट को इजी कर दिया है। तो और कोई तरीका नहीं है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर नाउ अगर आप मेरे से पूछे दैट व्हाट इज पब्लिक एनिमी में नंबर 1, आई थिंक इट इज इन्फ्लेशन। सो ऐसे में क्या निकुंज, एक इस पे काफ़ी डिस्कशन होती है कि इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है। देख, अब इज इट अ पॉसिबिलिटी कि वो स्पेसेस जो शायद इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक अच्छी ढाल दे सकते हैं, वो अच्छे स्टॉक्स निकल कर आ सकता है, वो अब आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जैसे फार्मा स्टॉक्स का फिर से समय है, या IT वैल्यूएशन अच्छी दिख रही है। कल तो न्यू एज स्टॉक्स में भी आपने रिजल्ट्स के बाद, जोमेटो के रिजल्ट्स के बाद वहाँ तेज़ी देखी। तो क्या थोड़ा इस डायरेक्शन में हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, व्यूअर्स को यहाँ गाइड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं लेना चाहिए। इस समय सॉफ्ट कमोडिटी के स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। जस्ट बिकॉज शुगर स्टॉक से फॉलन डाउन, शुगर नहीं खरीदना चाहिए। इस समय जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे दूर रहिए। स्टील हो, या फिर नॉन फेरस हो, या फिर शुगर हो, या फिर राइस हो। बिकॉज ग्लोबली इस समय इन्फ्लेशन को लेकर के जो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट जा रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट कमोडिटी प्रोड्यूसर्स पे पड़ेगा। अब देखिए, टाटा स्टील 1500 का था, 1000 के आसपास आ गया। सेल शायद 120 या 25 रुपया गया था ऊपर में, देख लीजिए एक बार, शायद हम जो जॉगिंग माय मेमोरी 70-75 रुपए के आसपास है। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को बहुत मार इस समय पड़ रही है। हम अक्सर देखते हैं दैट मोर देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स इनमें ज्यादा रहते हैं। तो द डिक्लाइन इन कमोडिटी शुड नॉट बी बॉट। इस समय नहीं लेने चाहिए। कमोडिटी प्रोड्यूसर्स लेने का मुझे लग रहा है सिलेक्टिवली समय आ रहा है। और इस समय हालांकि IT सस्ते हैं, मगर मैं दो चार्ट्स अगर आप देखें, दो आप चार्ट्स देखिए। कल एक HDFC बैंक का इंट्राडे ग्राफ देखिए, अभी आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। TCS नहीं जी, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का आप चार्ट देखिए। तो HDFC बैंक कल एक रीजनेबल लेवल पर बंद हुआ है, डेज हाई के आसपास बंद है। कोटक महिंद्रा का भी मैं जब सुबह चार्ट देख रहा था तो कोटक महिंद्रा भी एक डेज हाई के आसपास बंद हुआ है, मगर FI तो बेच रहा है। लग रहा है इनकी सेलिंग खत्म हो रही है। लग रहा है अंडर ओनरशिप का एक केस बन सकता है क्या यहाँ? नहीं, अंडर ओनरशिप तो नहीं है जी, इनके अंदर ओनरशिप ही का इशू है। पर मुझे लगता है टैक्टिकल शिफ्ट हो रहा है। FIs बेच रहे हैं और फिर भी प्राइवेट बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, और दीज आर टू स्टॉक्स हम जिसे कहते हैं FI के डार्लिंग स्टॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एक FI की सेलिंग कम नहीं हुई है, मार्केट नीचे आया है, ये दो जो प्राइवेट बैंक हैं जो एक प्रकार के मार्केट के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऊपर लास्ट 2 साल से तो कोई तो नहीं बेच रहा है। तो कौन वो नहीं बेचेगा? FI। अगर FI इन बैंक्स को नहीं बेच रहा है तो हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स में ट्रेड आ रहा है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कोई नियर टर्म में ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको मिल जाए। ओके, ये ऑब्जर्वेशन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस बीच जहां बाजार में हम देख रहे हैं काफ़ी सारे वॉलेटाइल न्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। इंडिया विक्स को अगर देखें, बाजार को काफ़ी वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स के बढ़ने से भी नज़र आ रही है। ऐसे में सिर्फ एक चीज़ जो कि बाजार को संभाल सकती है, रिजल्ट सीजन। रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं जो दिग्गज कंपनियों के हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ग्रासिम के कल नंबर्स आते हुए देखिए, अब नंबर्स कमज़ोर हैं, इनलाइन है, कैसे समझे? क्योंकि VSF सेगमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसका प्रदर्शन खराब रहा है। केमिकल इनलाइन है और कंपनी पेंट बिजनेस में कैपेक्स भी बढ़ा रही है, लेकिन नंबर्स फिर भी कमजोर कहे जा रहे हैं। तो सवाल क्या हुआ, नंबर्स कैसे हैं फिर, और ग्रासिम पर आपका नजरिया क्या है?
देखिए ग्रासिम अगर आप देखें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है जो स्टॉक है वह सस्ता है। इसलिए सस्ता है बिकॉज इसमें अल्ट्राटेक की होल्डिंग है, इसके अंदर वीएसएफ का बिजनेस है। Yes. आइडिया को लेकर जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। वीएसएफ के अंदर इसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, पेंट के अंदर जाने की बात कर रहा है। तो ग्रासिम अगर आप एक मूल्यांकन के तौर पर देखें तो एक मूल्यांकन के तौर पर एक सस्ता स्टॉक है, मगर प्रश्न ये है कि क्या आपको ग्रासिम लेना चाहिए या अल्ट्राटेक लेना चाहिए अगर आपको सीमेंट खेलना है। Yes. अगर आपको सिर्फ वीएसएफ लेना है देन देयर आर बेटर कंपनीज हु एसेंशियली विल गिव यू अ प्ले। होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट हमेशा हिंदुस्तान में रहता है, शायद इसी कारण वजह से ग्रासिम इस बुल मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ग्रासिम लंबी अवधि के लिए उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज ये जो स्टॉक्स होते हैं ये नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनमें निवेश करते हैं विद द व्यू क्या है बेंचमार्क आउट परफॉर्म करेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे। हमारे व्यूअर्स जो ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, आई विल नॉट एडवाइज देम टू बाय ग्रासिम, बिकॉज ग्रासिम एक प्रकार का हम कहते हैं ना कि एक हर टॉर्टोइस segment एंड हेयर, Yes. तो ये एक प्रकार का कछुए की चाल पर चलता है, टू पुट इट वेरी सिंपल। राइट। मगर रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए रणनीति अगर कोई पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है। आप अपर एंड ऑफ द निफ्टी पे जा चुके हैं, वहां पर आप पार नहीं कर पाए। लोअर एंड ऑफ द निफ्टी आप संभाल के रखे हुए हैं। तो मार्केट इस समय एक रेंज को डिस्कवर कर रहा है। एफएनओ का हफ्ता है, मेरा मानना है कि हफ्ते के एंड तक एक रेंज डिस्कवर हो जाएगी। हो सकता है निफ्टी तोड़ के ऊपर निकल जाए या फिर निफ्टी 15,800 का जो सपोर्ट है Base है। उस पे एक बार फिर दस्तखत दे। तो निफ्टी इस समय एक प्रकार की रेंज में सेटल होने का प्रयत्न कर रहा है और रेंज में सेटल जरूर होगा। उम्मीद करते हैं कि ऊपर ही जाए, मगर क्योंकि मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हैं, लोअर एंड ऑफ द रेंज भी डेंजरस रीअटेम्प्ट हो सकती है। तो इस समय ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। या तो निफ्टी को नीचे आने दीजिए तो आपको पता है कि मार्केट वीक है, या निफ्टी को एक रेंज को ब्रेक करने दीजिए, फिर आपको पता लगेगा। अगला 2 दिन निफ्टी के लिए एक नो ट्रेड जोन में फिर से आ रहा है। कल वीकली एक्सपायरी थी। क्योंकि 16,390 का हाई बना के रिवर्स हुआ Yes. निफ्टी वहां से, और नीचे 15,800 के आसपास 4 बार सपोर्ट लेके रिबाउंड किया, तो वो एक रेंज आपको और नजर आती लगातार है। 16,400 को टेस्ट कर रहा है। टेस्ट कर रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यस। चलिए आगे चलते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट निकुंज।